हेलो लर्नर्स, दिस इज निकिता। और 2018 में इंडिया के टॉप कंपोजर सचिन जिगर ने ये क्लेम किया कि कास्टिंग काउच तो हर जगह होता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर्स या फिर हाई पोजीशन वाले लोग सेक्सुअल फेवर्स के बदले कोई रोल, गाना या प्रमोशन डील देते हैं। लेकिन क्या सिंगिंग इंडस्ट्री में सिर्फ कास्टिंग काउच ही होता है? वेल, आई वुड से नो। अब के पॉप कल्चर को ही देख लो, जहाँ सिंगर्स के खाने से लेकर उनके रहने, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उन्हें कब और क्या बोलना है, ये तक उनका म्यूजिक लेबल ही कंट्रोल करता है। लेकिन फिर यार, इतने सब के बावजूद क्यों फिर आज भी लोग सिंगिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं? क्या ये सब किया धरा सिर्फ म्यूजिक लेबल्स का है? क्योंकि माइकल फ्रांसीसी, एक एक्स मॉब, ने अपने एक वीडियो में खुद कहा था कि माफियाज अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। Well, if I put a bullet through your head and that pastrami sandwich lands up along with your head all over the table, would that refresh your memory a little bit? तो क्या यही लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के डार्क साइड के लिए जिम्मेदार हैं? Well, let's find out. अब सबसे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री के डार्क साइड को जानने के लिए हमें पयोला कल्चर के बारे में जानना हो, जिसमें 4 चीजें इंक्लूडेड है। नंबर 1, प्लेसिबो इफेक्ट। नंबर 2, फेक फॉलोअर्स। नंबर 3, रूमर्स। एंड फाइनली नंबर 4, सॉफ्ट स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, प्लेसिबो इफेक्ट। पयोला कल्चर एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसमें डीजे या रेडियो स्टेशन को सॉन्ग को टॉप 10 की लिस्ट में रखने के लिए और बार बार बजाने के लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, प्लेसिबो इफेक्ट। जब गाना बार बार दिखेगा, बार बार बजेगा, तभी तो वो सबके मुंह पे होगा और आपको फिर वो ऑटोमेटिकली पसंद भी आने लगेगा। बट गाने की रैंकिंग ही नहीं, इस कल्चर का दूसरा हिस्सा है सिंगर्स को प्रमोट करने के लिए फॉलोअर्स को खरीदना, यानी फेक फॉलोअर्स। एग्जाम्पल, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक शकीरा के मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स में से सिर्फ 21% ही रियल फॉलोअर्स थे, एंड वहीं केटी पेरी के 35% ही रियल फॉलोअर्स हैं। अब बॉलीवुड की बात करें तो इंडियन एक्टर और सिंगर प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर पूरे 46% फेक फॉलोअर्स हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, यानी फेक न्यूज या फिर फेक रूमर्स से हाइप क्रिएट करके उन सिंगर्स या उनके गाने को फेमस करना भी इस कल्चर का तीसरा हिस्सा है। एग्जाम्पल नंबर 1, कान्ये वेस्ट और 50 सेंट की चार्ट बैटल राइवलरी, जिसे कान्ये वेस्ट ने खुद कन्फेस करके फेक बताया था। एग्जाम्पल नंबर 2, 2005 में रिहाना के पहले एल्बम को प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स जे-ज़ी के साथ रिहाना के अफेयर के रूमर्स को फैलाया था, क्योंकि ऑफ कोर्स रूमर्स फैलेंगे तभी तो वो सिंगर और उनका गाना सुर्खियों में रहेगा और फेमस भी होगा। अब आते हैं इस कल्चर के चौथे हिस्से पे, यानी रियलिटी शोज की टीआरपी को बढ़ाने के लिए सिंगर्स की सॉफ्ट स्टोरीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करना। एग्जाम्पल नंबर 1, सोनू निगम, अभिजीत सावंत और अवंती पटेल जैसे सिंगर्स ने भी कहा है कि सॉफ्ट स्टोरीज बताना रियलिटी शोज की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिससे उन सिंगर्स के टैलेंट और उनके सॉन्ग पर कम लेकिन उनके सॉफ्ट स्टोरीज पर ज्यादा फोकस चला जाता है और आप उनसे पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने लग जाते हो। आपको लगता है कि आप तो उन्हें जानते हो, जो ऑब्वियसली उनके गाने को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। बट इन सॉफ्ट स्टोरीज का इन सिंगर्स पर क्या एग्जैक्टली इफेक्ट होता है? सो वेल, अगर अमेरिकन आइडल की बात करें तो कैंडिडेट से एप्लीकेशन भरते वक्त ही इस तरह की इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है और फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2019 में टॉप 12 में जाने वाले स्कॉट मैकलिंटर और टॉप 3 में जाने वाले डैनी गॉकी अच्छे सिंगर्स तो थे, लेकिन साथ ही स्कॉट ब्लाइंड थे और गॉकी की वाइफ की डेथ उनके ऑडिशन से 1 हफ्ते पहले ही हुई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और अपने हार्ड अर्न मनी को अच्छे से इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हो, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की मदद से कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए एक सही गाइडेंस का होना जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और उसी के लिए आप मोतीलाल ओसवाल पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मोतीलाल ओसवाल के 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स है और ये 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मोतीलाल ओसवाल पे कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करना है। और इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा, जो आपको हरदम ये गाइड करेगा कि कौन से स्टॉक्स को खरीदना है और कौन से को बेचना है। मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिसेस भी मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट भी मिलती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स, 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सिर्फ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। आपको बस सिर्फ अपना नाम, नंबर और सिटी के कुछ डिटेल्स देने हैं और आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब लर्नर्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक।
और हमने अपने यहाँ के शोज जैसे कि इंडियाज गॉट टैलेंट, सारेगामापा वगैरह में भी आपने ये चीज देखी ही होगी कि कैसे कंटेस्टेंट से उनके सॉफ्ट स्टोरीज पूछ के एक दुख और दर्द का माहौल क्रिएट किया जाता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ चीजें आपको सिंगिंग इंडस्ट्री में दिख ही जाएगी। तो अब इसे कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सब जगह नहीं बट ज्यादातर केसेस में पयोला कल्चर का हाथ कहीं ना कहीं पे होता ही होगा। बट इतना सब करने के बाद इन आर्टिस्ट के हाथ में क्या आता है? वेल, ना के बराबर का पैसा। और इसके लिए भी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सबके साथ होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हुआ है। एग्जांपल नंबर 1, बियॉन्से ने अपने परफ्यूम हीट को बेचकर 2014 में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए थे। बट वही बियॉन्से की सबसे हिट एल्बम डेस्टिनीज चाइल्ड से उन्हें सिर्फ 400 करोड़ का ही फायदा हुआ था। एंड माइंड यू, एक पूरी की पूरी एल्बम है जिसमें कितने लोगों का काम गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, अरमान मलिक ने बियर बाइसेप्स के इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री सिंगर्स को बहुत कम पैसे देती है और सिंगर्स की ज्यादातर कमाई लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स या फिर ब्रांड प्रमोशन से ही होती है। एंड अरमान की इस बात को आदित्य नारायण, नेहा कक्कर और सोनू निगम जैसे स्टार्स ने सपोर्ट भी किया था। बट इसके पीछे के रीजंस क्या है? क्यों सिंगिंग इंडस्ट्री इन सिंगर्स को उनका काम करने के लिए, गाना गाने के लिए कम पैसे देती है? सो वेल, 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1, कई सिंगर सैलरी बेस्ड होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें उनके गाने के बदले उन्हें एक सर्टेन % हिस्सा देने की ही बात होती है और सिंगर्स को इसी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, लेबल, प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स को पैसे देने के बाद ही पैसे दिए जाते हैं। रीजन नंबर 2, गाना और स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग एप्स, जिनकी वजह से लोग म्यूजिक एल्बम्स को परचेज ही नहीं करते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि इंटरनेशनल सिंगर अविची के वेक मी अप सॉन्ग को ऑनलाइन 152.1 मिलियन स्ट्रीम्स मिले थे, बट उससे उस सिंगर ने क्या कमाया? 6 करोड़ से भी कम पैसा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? और इसके अलावा भी म्यूजिक इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पायरेसी का, जिसकी वजह से रिकॉर्ड लेबल और सिंगर का पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वैसे तो ग्लोबली सिर्फ 27% पायरेसी है, पर इंडिया में इसका लेवल 67% है। यानी कि इन शॉर्ट, जब लेबल ही पैसे नहीं बनाएगा तो सिंगर को कैसे पैसे मिलेंगे? लेकिन चलो, कम पैसे पाने वाले सिंगर्स को सिंगिंग के लिए कम पैसे मिलते हैं, लेकिन और जगह से तो मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी उन्हें फेम तो मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन लिरिसिस्ट का क्या होता है? वो लोग जो गाना लिखते हैं उन्हें ना तो पैसे ढंग से मिलते हैं और ना ही फेम मिलता है। आपने जस्टिन बीबर का एज लॉन्ग एज यू लव मी सॉन्ग तो सुना ही होगा, जिसके रिलीज होने के सिर्फ 6 महीनों में ही गाने के 22,40,000 कॉपीज सिर्फ यूएस में ही सेल हुई थी और इसके सिर्फ 1 साल में ही इस गाने को 3 करोड़ 40 लाख व्यूज मिल चुके थे। बट अब इसके लिरिसिस्ट को कितने पैसे दिए गए? $218, यानी कि सिर्फ 16,000 रुपए। बट नॉट जस्ट दिस, कुछ केसेस में सिंगर्स लिरिसिस्ट का क्रेडिट तक उनसे छीन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एवरिल लैविन ने खुद के गाने लिखने वाली चैंटल क्रेवियाजोक के गाने को अपना बताकर उसका क्रेडिट पूरा ले लिया था और ऐसा ही कुछ लॉरेन हिल ने भी किया था। एंड ऐसा ही सेम इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी लिरिसिस्ट के क्रेडिट्स छीन लिए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, सलमान खान के जग घूमिया गाने के सॉन्ग राइटर कौन है? क्या आपको पता है? नहीं ना? पहले सॉन्ग के सॉन्ग राइटर का नाम है इरशद कामिल, लेकिन आप भी इस नाम को कल तक भूल जाओगे क्योंकि हु केयर्स, सुपर सॉन्ग इज संग बाय सलमान भाई। बस बात खत्म। नेक्स्ट, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मनोज मुंताशिर का कहना है कि 16 साल पहले जब उन्होंने इस गाने को लिखा था तो उस इंडस्ट्री में अरिजीत और मिथुन थे भी नहीं, लेकिन आज भी उनके इस गाने को इन दोनों के नाम से ही जाना जाता है। और इसी बात को दुनिया के सामने रखने के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर और 3 इडियट्स के लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे ने मिलकर क्रेडिट दे दो यार सॉन्ग बनाया था, जो आज इन लिरिसिस्ट का एंथम है। अब ऑब्वियस सी बात है कि लिरिसिस्ट को ना फेम मिलने के और सिंगर्स को ज्यादा फेम मिलने के पीछे सिर्फ सिंगर्स ही वो रीजन नहीं है। कई सारे म्यूजिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, लेबल्स भी इसके पीछे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ही उनका फेस प्रमोट नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंगर्स का फेस प्रमोट करते हैं। और इसी वजह से जनता सिर्फ सिंगर्स को ही जान पाती है, लेकिन उसके लिरिसिस्ट को नहीं जान पाती है। चलो अब आते हैं पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को अपने जेब में लेकर घूमने वाले रिकॉर्ड्स लेबल की बात पर। इंटरनेशनली फेम्ड सिंगर बेब रेक्सा के मुताबिक रेक्सा का फर्स्ट लेबल कंपनी ना तो रेक्सा के गानों को रिलीज कर रहा था और ना ही वो लेबल उसे कंपनी छोड़कर जाने को दे रहा था। एंड यही सेम के पॉप में भी होता है। आप तो जानते ही होंगे उनके रिकॉर्ड कंपनियां सिंगर्स के उठने बैठने, खाने पीने, पहनना और यहाँ तक कि उन्हें क्या बात करना है ये सब कुछ कंट्रोल करके रखते हैं और उन्हें कंपनी छोड़कर जाने ही नहीं देते हैं। और अगर हम बात करते
करते हैं इंडिया के मेजर लेबल्स की, तो इंडिया में टी सीरीज और सोनी प्लस जी ये 2 मेजर लेबल्स हैं। वहीं इंटरनेशनली सोनी, यूनिवर्सल और वार्नर ये 3 लेबल्स हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिंगर फेमस होगा और किसके गाने चलाए जाएंगे। इसीलिए एडम लवीन ने द वॉइस से जुड़े लेबल को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि लेबल की मिसमैनेजमेंट की वजह से द वॉइस के आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। और द एटलांटिक एंड हफपो की रिसर्च में ये सामने आया कि इस शो के सीजन 1, 5, 7 और 11 के विनर्स को या तो इन लेबल्स ने फायर कर दिया या कैंडिडेट्स खुद लेबल्स छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। और वहीं पे इंडियन आइडल सीजन नंबर 1 के विनर अभिजीत सावंत और फेम गुरुकुल विनर काजी तकीर आपको सिर्फ इक्का दुक्का बार ही नजर आएंगे। पर वहीं अरिजीत सिंह जो इंडियन आइडल में 6th रैंकर थे और दर्शन रावल जो इंडियाज रॉ स्टार के फिनाले में पहुंचकर हार गए थे, दोनों ही सिंगिंग इंडस्ट्री में इन शोज के विनर्स से ज्यादा फेमस है। अब ये सब देख के ऑब्वियसली ये बात जायज है कि इसमें इन म्यूजिक लेबल्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ लेबल्स पर ही सारा दोष डालना सही नहीं होगा, क्योंकि ये लेबल्स खुद बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे? वेल, क्योंकि यहाँ सॉन्ग्स मूवी सेंट्रिक होते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बॉलीवुड में 1000 मूवीज बनती है और म्यूजिक इंडस्ट्री के ज्यादातर सॉन्ग्स इन्हीं मूवीज में होते हैं और इन साउंड ट्रैक से इन मूवीज का 80% रेवेन्यू होता है। बट ये सॉन्ग्स मूवी सेंट्रिक होने की वजह से मूवीज में सिर्फ 3 कैटेगरीज के सॉन्ग्स को ही प्रमोट किया जाता है। फर्स्ट, ओवर इमोशनल, सेकंड, पार्टी और थर्ड, आइटम सॉन्ग, जिसकी वजह से सिंगर्स के क्रिएटिविटी का गला घोट दिया जाता है। एंड टाइम म्यूजिक के COO की माने तो भी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री दूसरे देशों की तरह आर्टिस्ट ड्रिवन नहीं बल्कि सॉन्ग ड्रिवन है। बट यहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री भी नहीं, एक थर्ड पार्टी भी है जो है माफिया। अब आप खुद ही सोचो, एक टाइम था जब हर मूवी अरिजीत सिंह के गानों से गूंजती थी, लेकिन आज अरिजीत के पास गाने के लिए गाने ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही सोनू निगम के साथ भी हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, अगर सोनू निगम की माने तो म्यूजिक इंडस्ट्री को माफिया चला रहा है, क्योंकि जैसे ही अरिजीत और सोनू निगम ने सलमान खान को बुरा भला कहा था, उसके बाद ही उन्हें काम मिलना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इस बात को मोनाली ठाकुर ने भी सपोर्ट किया है। इनफैक्ट बॉलीवुड और माफिया का बहुत ही गहरा कनेक्शन है और अगर आप इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सिर्फ बॉलीवुड ही माफिया की चपेट में नहीं है, इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिका में माल माफिया म्यूजिक इंडस्ट्री को मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी की तरह यूज करता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो इलीगल मनी को इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ओरिजिन ढूंढना नामुमकिन हो जाता है और उनका ब्लैक पैसा वहां से व्हाइट होकर बाहर आ जाता है। अब फाइनली हम आते हैं हमारे सिंगिंग इंडस्ट्री के सबसे डार्क रियलिटी पे, जो है वहाँ पर होने वाले अब्यूजेस और रेप्स। अब अगेन जाहिर सी बात है, ऐसे हर केसेस में नहीं होता है, लेकिन काफी केसेस में ऐसे दिखने को मिला है, जिसका प्रूफ नंबर 1 है पद्मश्री पाने वाले गुन्नेज ब्रदर्स पर उनके ही म्यूजिक स्कूल में पढ़ने वालों ने सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए थे। और इससे भी ज्यादा हद की बात तो ये थी कि पद्मश्री मिलने पर उन विक्टिम्स को केस क्लोज करने के लिए कहा गया था। प्रूफ नंबर 2, आशिकी के सिंगर अंकित तिवारी को रेप के लिए अरेस्ट कर दिया गया था। एंड इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के इसी हाल को देखकर म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर ने ये साफ साफ कह दिया था कि कास्टिंग काउच तो हर जगह होता है, यानी कि वो कंसेंशुअल हो या फोर्स, म्यूजिक इंडस्ट्री का ये एक पार्ट तो है ही। लेकिन ये तो अगेन सिर्फ कुछ ही केसेस है, ऐसे और भी कई सारे केसेस देखने को मिले थे, स्पेशली मी टू के दौरान। लेकिन उतने सारे केसेस को हम इतने शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको कोई ऐसे एलिगेशंस याद है जो कोई टॉप सिंगर या टॉप कंपोजर्स पे किए गए थे? एंड क्या ये सिर्फ कुछ केसेस, कुछ एग्जाम्पल्स जो हम आज डिस्कस किए, उससे हम वाकई में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंगिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही डार्क इंडस्ट्री है? वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। ये वीडियो इसी पर्पस से बनाया गया था ताकि हमें ये मालूम पड़े, सबको ये मालूम पड़े कि बॉलीवुड की सिंगिंग इंडस्ट्री की जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है उसके पीछे की क्या रियलिटी है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। इस वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसे ही और एड्यूटेनमेंट बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई लर्न को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।